तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो दिया है आपका मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार। आपको सिलेबस में दिया हुआ है और हम लोग इस टॉपिक को करेंगे और जल्द ही मैं आपको हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट वाला जो टॉपिक दिया है वो भी करा दूंगा। ठीक है, हम लोग हिंदी का इसी प्रकार से टॉपिक निकालते रहेंगे, एक एक दो दो टॉपिक निकालते रहेंगे ताकि आपका वो और चीज़ों के साथ साथ चलता रहे। यानी एक साथ अगर मैं सारी हिंदी की वीडियो दूं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, आप लोगों का मैं देखता हूं। तो अगर मैं रेगुलर इसकी वीडियो दूं तो वो भी सही नहीं है। आपके मैं इसी प्रकार से टॉपिक निकालते रहूँगा। बस आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है रिजल्ट देना। मेहनत करवाना मेरा काम है, सिलेक्शन लेना आपका काम होगा। ठीक है, तो देखिए मास कम्युनिकेशन उसने टॉपिक दिया है। उससे पहले अगर मैं मास कम्युनिकेशन आपको समझाऊं, जनसंचार समझाऊं, मैं ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संचार, क्योंकि जो संचार होगा उसी के अंदर से क्वेश्चन मास कम्युनिकेशन का भी बनेगा। तो हमें संचार यानी कम्युनिकेशन भी हमें जानना होगा कि क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या अपने भाव होते हैं, हमारे दिमाग में हजारों प्रकार के विचार आते हैं या कई क्वेरीज आती हैं, कुछ भी होता है, यानी हम अपनी बातों को, अपने विचारों को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो अपने आप में एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बोल दिया आपने। देखिए जैसे आप लोग, आपके दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने कोई टॉपिक सपोज पढ़ाया आपको और वो टॉपिक उत्तराखंड का कोई टॉपिक था, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन था, कुछ भी था, उसमें आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट हुआ। अब आपके दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ तो आपने क्या सोचा कि मैं सर से कोई क्वेश्चन पूछूं, और सर से क्वेश्चन पूछने का मतलब आप उस क्वेश्चन को लिखोगे, किसी न किसी प्रकार से उसको एक्सप्रेस करोगे और मुझ तक पहुंचाओगे, तो वो अपने आप में कम्युनिकेशन होता है। यानी हर प्रकार से हम कोई भी एक्टिविटीज़ करें वो अपने आप में क्या होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, यानी एक संचार का क्या होता है, माध्यम होता है। तो जो संचार है यानी कम्युनिकेशन, जनरली इसकी जो डेफिनेशन अगर आप लोग कहोगे तो देखें, दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां पर भी होते हैं, अगर उनके बीच कोई भी इंफॉर्मेशन है यानी सूचना है, या कोई भी उनके बीच विचार हैं, थॉट्स हैं, या कोई इमोशंस हैं यानी भावनाएं हैं, तो उनका क्या होगा, आदान प्रदान करना, लिखित या मौखिक रूप से या दृश्य के रूप में, सबका सब क्या आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, संचार आएगा। ठीक है, हर चीज, अब जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये भी अपने आप में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अब कैसा कम्युनिकेशन हो गया, दृश्य कम्युनिकेशन यानी विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और साथ साथ सुन पा रहे हैं, श्रव्य कम्युनिकेशन ये अपने आप में हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति, अब होने से तो सेल्फ में भी होता है, खुद में भी कम्युनिकेशन होता है। हम लोग कई बार क्या होता है, कई विचार दिमाग में आते हैं, उसको खुद ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, कभी खुद ही मुस्कुराने लग जाते हैं, तो ये सब का सब क्या है, कम्युनिकेशन है। तो सीधी सी बात है, जनरली इसको बोला जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भावनाओं, विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू होगा, तो वो सबका सब क्या है, कम्युनिकेशन यानी संचार है। तो आपको कैसे लिखना है डेफिनेशन, आप अपनी कॉपी में लिखना, सीधे सीधे लिखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, देखो इसमें कोई ना कोई होंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होगा, कोई ना कोई प्रकार की या तो सूचना होगी, इंफॉर्मेशन होगी, सूचनाओं, या कोई ना कोई विचार होंगे, थॉट्स होंगे, विचार, या कोई इमोशंस होंगे, भावनाओं का आदान प्रदान लिख लीजिए। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित या मौखिक रूप से या दृश्य या श्रव्य के माध्यम से आदान प्रदान। ठीक है, भावनाओं का लिखना है। ठीक है, लिखित या लिख के दोगे या बोल के दोगे, मौखिक या दृश्य रूप में, या जैसे आप लोग मुझे कर रहे हैं, देखोगे मतलब टीवी के माध्यम, या श्रव्य सुनोगे, के माध्यम से आदान प्रदान, के माध्यम से आदान प्रदान करना ही अपने आप में क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी संचार होता है। आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये पता होना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचार और भावनाओं का लिखित, मौखिक, दृश्य या श्रव्य के माध्यम से आदान प्रदान करना अपने आप में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है इसको। अब देखिए, जो संचार होता है यानी कम्युनिकेशन होता है, वो अपने आप में एक धातु से मिलकर बना है जिसका नाम है चर। तो इसको लिखिए, संचार शब्द चर धातु से बना है, यानी
धातु मेटल वाला नहीं है, ठीक है, हिंदी वाला धातु है। चर, चर धातु से बना है। किससे बना है? चर धातु से बना है। अब इसमें जो चर है, इस चर का अर्थ क्या होता है? इस चर की मीनिंग होती है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? या तो चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बताते रहूंगा अभी, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, हाँ, पहुंचना इसका क्या होता है? अर्थ होता है किसका? चर धातु का। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होता है, हमेशा याद रखना, ये संचार अपने आप में एक प्रक्रिया होती है, यानी एक प्रोसेस होती है। और प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे होता है? देखो, ये संचार क्या है? अपने आप में एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उस संचार को जनरेट करने वाला है, यानी स्टार्टिंग में उस इंफॉर्मेशन या विचार को देने वाला होगा, दूसरा कोई ना कोई उसको सुनने वाला या प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। तो ये संचार एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एक सूचना देना होता है, सूचना देने वाला। फिर यहाँ से क्या होगा? माध्यम होगा, किसी न किसी माध्यम से सूचना दी है। जैसे आपको लगा सर आप मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये बता दीजिए। आपने उस क्वेश्चन को सूचना देने वाले हैं, इन्फॉर्म करने वाले हैं मुझे कि आप दे रहे हैं मुझे। आपने टेलीग्राम का यूज़ किया या व्हाट्सएप का यूज़ किया या किसी अन्य माध्यम का यूज़ किया और मुझे बता दिया, यानी मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या होता है? सूचना प्राप्त करने वाला, ठीक है। क्या होगा? सूचना प्राप्त करने वाला, सूचना प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ध्यान से देखे रहना, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज को बोलते हैं अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया, यानी इंटरएक्टिव प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये टोटल चीज जो होती है अपने आप में क्या कहलाती है? अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया, अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया इसको बोला जाता है, यानी इंटरएक्टिव प्रोसेस इसको बोला जाता है, ठीक है। इंटरएक्टिव प्रोसेस ये अपने आप में कहलाती है। तो ओवरऑल सूचना के संचार क्या होता है? संचार किस धातु से मिलकर बना है? संचार एक प्रोसेस होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मेन चीज यहां से आती है, संचार के अंदर जो मेन चीजें होती हैं, यानी इसके मेन तत्व होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब देखो, जनसंचार है, क्वेश्चन क्या आएगा किसी को नहीं पता, हिंदी का पेपर है। हिंदी में हो सकता है कि आज तक तो मैंने बेसिकली देखा नहीं, एक आध बार क्वेश्चन आया था, तो हम लोग देखते हैं कि क्या बन सकता है, ठीक है। एक तो यहां से बन सकता है, हेडिंग डाल लीजिए संचार के तत्व। अभी जनसंचार शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जनसंचार संचार का एक पार्ट है, तो उस जनसंचार में भी संचार के तत्व होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब संचार के तत्व हैं। तो किसी भी प्रकार का संचार या कम्युनिकेशन हो, आपको उसके तत्व देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यहां से पूछ सकता है, संचार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं, कौन से नहीं होते? वो विद्यमान होंगे ही होंगे, वो चाहे जनसंचार हो या आपका कोई और संचार हो, यानी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, ठीक है। संचार के तत्व देख लीजिए आप लोग क्या क्या होते हैं। पहला जो तत्व होता है, इसमें एक स्रोत होता है या संचारक कहते हैं, जिसको सेंडर कहते हैं, जो सेंड करने वाला होता है, यानी स्रोत या इसको संचारक कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना है इसको सेंडर, यानी जो भेजने वाला होता है। इसका होना बहुत जरूरी है और इसका प्रथम चरण कहलाता है, यानी फर्स्ट स्टेप है इसका, कि संचार कम्युनिकेशन में सबसे पहला एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि उसको भेजने वाला हो, जो शुरुआत करे। इसको स्रोत या संचारक बोलते हैं, ब्रैकेट में इसको सेंडर लिख लेना। दूसरा, वो जो सेकेंड स्टेप जो होगा इसका, ये ऐसे चल रहा है, वन स्टेप सेकेंड स्टेप ऐसे। जब वो कोई सूचना भेजना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा, तो वो किसी न किसी कूट भाषा का प्रयोग करेगा, यानी या आप वो टाइप करेगा, तो अपने आप में एक भाषा है ना वो टाइपिंग, या वो लेटर लिखेगा या किसी माध्यम से वो भेजना चाहेगा, यानी जिन शब्दों में अपने भाव को वो एक्सप्रेस कर रहा, यानी जो उसके दिमाग में थॉट आए थे, इंफॉर्मेशन आए थे, उसको लिख रहा है या बता रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको बोला जाता है कूटीकृत, यानी वो कूट कर रहा है, जिसको बोलते हैं एनकोडिंग इंग्लिश में, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कूटीकृत, और ब्रैकेट में लिख देना है इसको एनकोडिंग। क्या लिखोगे? एनकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सुना होगा ना आपने, एनकोडिंग होता है इसको, ठीक है। कूटीकृत, जब वो कूट कर लेगा, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर हिंदी में ये टॉपिक पढ़ें या नहीं पढ़ें, आपके दिमाग में सबसे पहले विचार आया कि हम सर से पूछें, तो आप क्या होगे? स्रोत या संचारक। फिर आपने तुरंत उसको लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो अपने कूट कर दिया उसको, यानी एनकोडिंग उसको बोला जाता है, कूटीकृत करना, ठीक है। इसके तत्व। नेक्स्ट इसका तत्व होता है, कोई ना कोई मैसेज होगा, जब वो कूट कर देगा, जब ओवरऑल वो बन जाएगा अपने आप में एक अच्छा खासा चौड़ा, तो उसको बोलते हैं संदेश,
यानी वो मैसेज बन गया। अब आप उसको कूट करके आपने प्रॉपर लिख दिया, यानी ऐसा नहीं कि आपने आपके दिमाग में आया, हम सर से पूछा कि सर ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी एग्जाम में, और उसको लिख रहे हैं कुछ और ही। वो ऐसी चीज़ लिखी होनी चाहिए जो विचार आपके मन में आया उसका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे पीछे और मेरे समझ ही ना आए जिससे आप पूछ रहे हैं। तो अगला जब वो कूट करने के बाद एक संदेश तैयार कर देते हैं। जैसे ही संदेश तैयार करेगा अब वो भेजने लगेगा, तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं मीडियम। ठीक है, अब इसके लिए संदेश के बाद इसके लिए क्या जरूरी है, माध्यम जरूरी है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, माध्यम। अब माध्यम कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो वो ध्वनि तरंगों के रूप में भेज सकता है, यानी साउंड वेव के रूप में, जैसे बोल के भेज सकता है। ठीक है, ध्वनि तरंग ध्वनि के रूप में भेज सकता है, या वो किसके रूप में भेज सकता है, प्रकाश तरंग के रूप में, कहीं मैं विजुअल कर सकूं ताकि, या वो कैसे भेज सकता है, वायु, मतलब वायु तरंग भी होती है। ठीक है, अपने आप में वायु के रूप में। जैसे आप वायु के रूप में कैसे कम्युनिकेशन होगा, जैसे घर पर खाना बन रहा है, आपको उसकी खुशबू आ गई तो एयर के माध्यम से तो आई ना, तो वो वायु के रूप में। तो अलग प्रकार के माध्यम होते हैं, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो, वायु तरंग के रूप में हो, या इसके अलावा आपकी कोई भी चीज़ है, जैसे टेलीविज़न है या रेडियो है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप फोन यूज करते हैं, फोन हो गया, या समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र, ये सब के सब इसके क्या होते हैं, ईटीसी कर दीजिए, इसके क्या होते हैं, सबके सब ये माध्यम होते हैं। जब ये माध्यम आप पहुंचाओगे, इंटरनेट और फिल्म सब इसी के माध्यम है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद जो अगला आता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, वो संदेश को डिकोड करता है, यानी अब रिसीवर के पास ये पहुंचेगा। तो किसके पास पहुंचेगा, ये प्राप्तकर्ता होगा, उसको प्राप्तकर्ता, यानी इसको रिसीवर बोलते हैं। तो प्राप्तकर्ता के पास वो संदेश पहुंचा, तो जैसे वो एनकोडिंग थी जो लिखा था, वो उसको पढ़ेगा और समझेगा, उसको बोलते हैं डिकोडिंग, यानी उसको कूटानुवाद कर दिया, उस कूट का अनुवाद कर दिया, यानी रिसीवर द्वारा उसको क्या किया गया, डिकोडिंग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, प्राप्तकर्ता द्वारा डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग को बोलते हैं कूटानुवाद, यानी कूटानुवाद, यानी वो कूट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही डिकोड हो चुका है, अब तुरंत क्या होगा, उसके समझ आया या नहीं आया, वो उस पर फीडबैक देगा। आप लोग डिकोडिंग लिख लीजिए। डिकोडिंग के बाद जो अगला नंबर आता है, संचार पे क्या होता है, फीडबैक देता है। तो हमेशा चीजें याद रखना, संचार के अंदर ये सब चीजें आपको इसके तत्व देखने को मिलते हैं। फीडबैक यानी तो उसको ये पता चल जाएगा कि यार हाँ कितना प्रॉपर संचार हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है नहीं है, उसको फीडबैक बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक सेंडर होता है, उसके बाद एनकोडिंग होती है, उसके बाद एक संदेश मैसेज भेजा जाता है, उसके लिए मीडियम होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर होना चाहिए, उसके बाद डिकोड होना चाहिए, लास्ट में फीडबैक दिया जाता है। ये सब के सब संचार के अपने आप में तत्व है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से संचार के तत्वों में कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं नहीं है। तो याद रखना, संचारक होता है, प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है, माध्यम संदेश कूटीकृत डिकोड, ये सब चीजें अपने आप में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, इसके प्रकार लिख लीजिए। संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी हम लोगों ने देखना है, यानी टाइप। और उसी प्रकार के अंदर से हमारा जो सिलेबस में दिया है उसने, और वो क्या दिया है अपने आप में, संचार के प्रकार। उसने क्या दिया, जनसंचार, संचार के प्रकार। ठीक है, प्रकार के अंदर जो पहला आएगा वो सांकेतिक आएगा, यानी सांकेतिक संचार होता है। जैसे आप इशारों में संचार करते हैं, ठीक है, सांकेतिक संचार, आप हाव भाव करते हैं, इशारे करते हैं, वो सब के सब क्या होगा, इशारे करना, सांकेतिक संचार का एग्जाम्पल होगा। ये नहीं देखना है हमने। दूसरा मौखिक, आप बोल के कहीं पे किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको मौखिक संचार बोलते हैं। और इसके अलावा एक अपने आप में आता है लिखित संचार भी होता है, एक अमौखिक लिख लीजिए, यानी आप बोलोगे नहीं, चाहे आप लिख के दो, कुछ करो, अमौखिक। ये तो नॉर्मल शब्दों से ही लग रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है सिलेबस में। इसके अलावा एक जो आता है वो आता है अंतःवैयक्तिक, और ये अंतःवैयक्तिक खुद में कम्युनिकेशन करना, अंतःवैयक्तिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अंतःवैयक्तिक मतलब खुद के अंदर आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा पर्सन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंट्रा पर्सन बोला जाता है। और ये खुद में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंट्रा पर्सन। इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, रिसीवर यानी सेंडर यानी भेजने वाले भी आप हैं, रिसीव करने वाले भी आप हैं, खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिखो खुद के साथ संचार, यानी जैसे आपके दिमाग में विचार आया, आप मुस्कुरा गए, आप किसी को याद कर रहे हैं, आप करते भी होंगे, तो ठीक है, ये इंट्रा पर्सन यानी अंतःवैयक्तिक होता है। इसके अलावा एक अन्य संचार आता है, उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक में क्या होगा, दो या अधिक व्यक्ति, मतलब खुद के साथ न होके अंतर्वैयक्तिक,
यानी इसमें आमने सामने संचार होगा, आमने सामने कम्युनिकेशन होगा। इसको बोलते हैं इंट्रा पर्सन, ठीक है, उसको इंट्रा पर्सन बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल, ठीक है, इंट्रा पर्सनल लिखना है इसको, इंट्रा पर्सनल, अंतर वैयक्तिक। इसमें क्या होगा, अपने आप में दो व्यक्ति आमने सामने रह के संचार करेंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, इसमें दो व्यक्ति आमने सामने संचार, दो व्यक्ति आमने सामने, आमने सामने क्या करेंगे, इसमें संचार करेंगे। और अंतिम जो आता है वो समूह संचार होता है, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे आप अपनी क्लास में कोई कम्युनिकेशन कर रहा, कोई कमेटी है, तो समूह संचार में क्या होगा, जैसे किसी कक्षा में हो रहा, या कोई समिति है, या कहीं पंचायतें हो रही हैं, वो पूरे ग्रुप में हो रही हैं, ठीक है, पंचायतें, ये सब के सब क्या हैं, समूह संचार। अब जो हमारा एग्जाम में पेपर में हमारा सिलेबस में दिया है, हेडिंग डाल लीजिए अपने आप में जन संचार, ठीक है, देखिए जन संचार, हेडिंग डालना है जन संचार, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, और यही आपके सिलेबस में उसने दिया है। देखिए नॉर्मल कम्युनिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा, या तो आपस में होता है, एक समूह के रूप में होता है, तो ये जो जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें क्या होगा, व्यक्तियों के समूह के साथ आप प्रत्यक्ष संवाद नहीं कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, जबकि आपको इसमें क्या करना होगा, किसी तकनीकी के माध्यम से, यानी कोई टेक्निक होगी, कोई यांत्रिक माध्यम होगा, यानी मैकेनिकल मीडियम होगा, चाहे आप टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो, उसके माध्यम से एक बहुत बड़े जन समूह के साथ आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं जनसंचार, यानी मास कम्युनिकेशन। पहली बात तो ये याद रखना, इसमें व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है, ठीक है, तो लिखो व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं, व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं, यानी डायरेक्ट उनके साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, प्रत्यक्ष संवाद नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा क्या, आखिर इसके अंदर अपने आप में किसी तकनीकी या कोई यांत्रिक उपकरण होगा, उसके माध्यम से बहुत बड़े जनता के साथ आप, बहुत बड़े जनसमूह के साथ आप क्या करोगे, इंटरेक्शन करोगे, यानी कम्युनिकेशन करोगे। तो लिखने हैं किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के विशाल वर्ग के साथ संवाद करना है, ठीक है, तो लिखो किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, ठीक है, यांत्रिक माध्यम से जन समूह के साथ संवाद, विशाल जन समूह के साथ संवाद जब होता है तो उसको बोलते हैं जन संचार, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, अब उसमें पहले जो संचार होते हैं उसमें बहुत तरीके होते हैं, अब इसमें ये ऐसा नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई इसमें तकनीकी या यांत्रिक माध्यम आपको यूज करना होगा, जिससे आप बहुत बड़ी जनता के समूह को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर क्या चीज़ आएंगी, इसके अंदर कैसे ये काम करता है, देखिए कोई सपोज संदेश है, स्वाभाविक सी बात है, संदेश है, संदेश को किसी दूसरी जगह तक पहुंचाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और माध्यम जब चाहेगा तो तभी वो कहाँ पहुंचेगा, जनसमूह तक पहुंचेगा, यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा। तो जो प्राप्तकर्ता होता है, यहाँ पर रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता, ये किसके माध्यम से जाएगा, इसमें देखना किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम, जैसे लिख लीजिए टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है, समाचार पत्र, यानी प्रिंट मीडिया वगैरह, ठीक है, या कोई पुस्तक वगैरह। आप ये देखिए टेलीविजन है, अब आप टेलीविजन में हो गया, आपने टीवी खोली, आपने देखा, आपके साथ डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो तो कई लोग देख रहे हैं, एक ही आदमी तो देख नहीं रहा उसको, उसी प्रसारण को हजारों लाखों लोगों द्वारा देखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, बड़े जनसमूह को आप इनडायरेक्टली क्या करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे। तो इसके अलावा सिनेमा वगैरह भी इसका एग्जाम्पल होता है, तो ये इसके माध्यम होते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है जनसंचार के माध्यम। ये सब जनसंचार के माध्यम अपने आप में होते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, पहली चीज तो ये रखना कि जनसंचार के माध्यम की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसको नोट करने के बाद विशेषताएं हेडिंग डालिए, विशेषताओं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालिए जल्दी से, विशेषताएं, ठीक है, क्या क्या आखिर इसके विशेषताएं होती हैं वो हम लोगों ने देखना है, और आप इसी से क्वेश्चन आने की उम्मीद भी कर सकते हैं। विशेषताएं,
देखिए इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं। पहली इसकी जो विशेषता है ये इस पे फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, पहली चीज। और चीजों में तो क्या होता था फीडबैक, अब आपने टीवी देखा डायरेक्ट कहाँ फीडबैक मिल रहा है आपको, आपके पास तो नहीं आ रहा ना, फीडबैक तुरंत नहीं, लिखो तुरंत नहीं, ठीक है, पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज आपको ये क्या याद रखना है, श्रोता पाठक और दर्शकों का दायरा इसमें बड़ा होता है। श्रोता पाठक व दर्शकों का दायरा बड़ा, प्लस दर्शकों का दायरा बड़ा होता है, ठीक है, दर्शकों का दायरा बड़ा होगा इसमें। मतलब ये बहुत बड़ी जनसंख्या को, बहुत बड़े इसमें श्रोता होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, दर्शक बहुत ज़्यादा होंगे इस वाले कम्युनिकेशन में। तो ध्यान रखना श्रोता पाठक दर्शकों का दायरा इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और ये जो श्रोता दर्शक वगैरह होते हैं इनका जो गठन होता है, ये जो बने होते हैं ये एक प्रकार के पंचमेल होते हैं। पंचमेल मतलब बहुत मिक्स टाइप के, शहरी भी होंगे, ग्रामीण भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, युवा भी होंगे, पुरुष भी होंगे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब होंगे, गरीब अमीर। तो इस दर्शक समूह में इसमें जो होता है ये अपने आप में पंचमेल होते हैं। पंचमेल का अर्थ समझ जाना आप, आगे डैश करके लिखो, युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष, गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण, सब के सब इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो पंचमेल आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो सार्वजनिक होता है इस वाली कम्युनिकेशन का। क्यों होगा, क्योंकि अगर न्यूज़ देनी है, किसी चीज़ को आप सुन रहे हो तो पब्लिक होगी, वो सार्वजनिक होगी, वो सबके लिए होगी। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आपके लिए है दूसरे के लिए नहीं है। तो ठीक हो, प्रकृति क्या होगी इसकी, सार्वजनिक होगी, ठीक है, सार्वजनिक प्रकृति का अपने आप में ये होगा। नेक्स्ट आपको लिखना है इसमें जो संचारक और प्राप्तकर्ता होता है उसके बीच सीधा संबंध नहीं होता। तो लिखो सेंडर प्लस रिसीवर, यानी संचारक व प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं, सीधा संबंध नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है इसमें औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। औपचारिक मतलब फॉर्मल एक प्रकार का क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रेडियो है, रेडियो से अगर कोई न्यूज आती है, कोई या तो आकाशवाणी से आएगी या कहीं बीबीसी से आएगी, तो वो औपचारिक है, एक प्रकार का फॉर्मल है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। या कोई अखबार अगर न्यूज देता है, आपको कोई संदेश भेजता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई पर्टिकुलर संगठन तो करेगा, या अमर उजाला करेगा, दैनिक जागरण, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब तो करेंगे, तो अपने आप में एक संगठन के रूप में वो होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है औपचारिक संगठन की इसमें आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, ठीक है। औपचारिक संगठन की आवश्यकता, औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसी से क्वेश्चन पूछने की इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावनाएं रहती हैं कि इससे क्वेश्चन वो पूछेगा। औपचारिक संगठन की इसमें क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। और अगला लिखना है आपने, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, द्वारपाल होते हैं। अब आप कहोगे सर द्वारपाल क्या हुआ, द्वारपाल का मतलब गेटकीपर। गेटकीपर का मतलब ये है बहुत ज्यादा लोगों का समूह इसको करता है। तो वो जैसे कोई न्यूज है, न्यूज वाला कोई संवाददाता होगा, कोई न्यूज लेके आएगा, कोई न्यूज पब्लिश करेगा, तो इस प्रकार के। तो अत्यधिक द्वारपाल लिखो इसमें, इसकी इस संचार में अत्यधिक द्वारपाल होते हैं, ब्रैकेट में गेटकीपर लिख लेना है, ठीक है। अत्यधिक द्वारपाल इसमें क्या रहते हैं। अब आपने इसका हेडिंग डालना है अपना कार्य, ठीक है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो आप लोगों ने हेडिंग डालना है, और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कार्य, ठीक है। देखिए कार्य, जनसंचार के जो कार्य होते हैं, पहला इसका जो कार्य है वो सूचना देना है। आप लोग खुद जानते हैं इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलती है, बहुत सी न्यूज़ वगैरह देश दुनिया की सूचनाएं मिलती हैं। दूसरा आपको ये शिक्षित करता है, यानी इसको शिक्षित करने, अब शिक्षित ये नहीं कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाएगा, आपको देश दुनिया की न्यूज़ देगा, बहुत से आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसका अन्य कार्य शिक्षित करना है। इसके साथ साथ ही इसका जो कार्य है मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, चीज़ों में निगरानी रखना, यानी एंटरटेनमेंट भी करता है, मनोरंजन, ठीक है। कई एजेंडे तैयार करता है, एजेंडा तैयार करना। एजेंडा मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति अपना मत बना लिया, वही लोग सुनते हैं, वही समझते हैं, तो एजेंडा पे के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ ही इसका जो अगला है निगरानी करने का कार्य करता है, देखता है क्या सही हो रहा है क्या नहीं, तो उसको तुरंत पब्लिश कर देगा। और विचार विमर्श करने का भी माध्यम है, ठीक है। निगरानी प्लस विचार विमर्श, ठीक, विचार विमर्श करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो ये तो आपके क्या होगी, इसके कार्य हो गए। और कार्य के बाद अगला हेडिंग डालना है जनसंचार के आधुनिक माध्यम। डालिए
बच्ची आपकी जनसंचार के आधुनिक माध्यम यानी मॉडर्न मीडियम क्या है। देखो पहले जो परंपरागत रूप से प्राचीन रूप से इंडिया में भी बहुत से माध्यम चले थे। भगवान नारद का नाम सुना होगा आपने, देवता और उनके बीच जनसंचार का काम करते थे नारद नारद करके। इसके अलावा आपने वो देखा होगा महाभारत। महाभारत में एक संजय नाम का कैरेक्टर हुआ करता था जो आपका धृतराष्ट्र और दूसरी उनकी जो मिस वाइफ थी उसको क्या बताता था, महाभारत युद्ध के बारे में। उसके बाद अनेक से अनेक शासक आए, शिलालेख के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जनता तक उनने अपना मैसेज दिया, कम्युनिकेट किया। लेकिन हम सीधे आधुनिक माध्यम में आएंगे। देखो आधुनिक माध्यम में कई चीज़ें हैं, जैसे समाचार पत्रिकाएं, ठीक है, समाचार लिखो, समाचार और पत्रिकाएं यानी न्यूज़पेपर वगैरह जितने भी आते हैं समाचार पत्रिकाएं, इसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया, यानी जहाँ पे आप चीज़ों को छापते हैं, प्रिंट मीडिया हुआ है, ठीक है, चीज़ों को छापने वाली चीज़ है। दूसरा आपने लिखना है रेडियो। रेडियो अब इसमें कौन श्रव्य कौन सा दृश्य है ये तो आप बना ही लोगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, रेडियो होता है दूसरा। तीसरा आप लोगों को लिखना है टेलीविज़न। क्या लिखोगे अगला, टेलीविज़न यानी टीवी, टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी इसको टीवी, ठीक है। और एक अंतिम आप लोग टेलीविज़न के बाद क्या लिख लेंगे, सिनेमा, सिनेमा ये आपने लिखना है। इसमें से क्या पता कोई फैक्ट बन जाए। देखो समाचार पत्रिकाओं के बारे में हमने, आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। न्यूज़पेपर के माध्यम से कितने लोग कम्युनिकेट होते हैं, कितने लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, कितने न्यूज़पेपर आते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं, चाहे किताबें हो, न्यूज़ वगैरह हो। तो हमने वो सब नहीं देना है, कोई निबंध थोड़ा लिखना है। हम डायरेक्ट ये आते हैं कि भारत में अगर आप तो सबसे पहले देखोगे 1780 में जेम्स हिक्की ने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर निकाला जिसको बोलते हैं बंगाल गजट। ये जीएस का क्वेश्चन भी है। 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा पहला समाचार पत्र लिखो, बंगाल गजट, बंगाल गजट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जीएस के क्वेश्चन के अंदर भी आता है। जबकि हिंदी भाषा का, ये तो हिंदी भाषा में नहीं था, ये तो इंग्लिश में था। हिंदी भाषा का देखोगे तो उदंत मार्तंड बोला जाता है उसको, वो निकाला था 1826 में। तो हिंदी माध्यम में कौन सा निकाला था 1826 में, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड ये निकाला गया था। और 1826 में इसको निकालने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित जुगल किशोर शुक्ल को। इसका नाम याद रखना है इनका, ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल को। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, कितने न्यूज़पेपर निकले वो सब हमने नहीं देखना है। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी का साप्ताहिक लिखो, हिंदी का पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र, यानी हर वीक आता था ये, पहला हिंदी का साप्ताहिक क्या था ये पत्र था। इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, उदंत मार्तंड। दूसरा जो आता है आपका इससे भी इंपोर्टेंट जो अगला है वो है रेडियो। रेडियो भी एक आधुनिक माध्यम है और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1895 में इटली के एक इंजीनियर हुआ करते थे, उसका नाम था जी मार्कोनी। यानी 1895 में जी मार्कोनी ये कहाँ के थे, इटली के थे। इन्होंने क्या किया था, वायरलेस ध्वनियों का संचार किया था, यानी वायरलेस बिना तार के ध्वनियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का इन्होंने काम किया था। उसी के बाद रेडियो का क्या माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। और इसी क्रम में जो है पहली बार जो हुआ था आगे जाके भारत में 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको सबसे पहले निकाला था। यानी इंडिया में 1921 में, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक संगीत प्रकाशित किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक संगीत का प्रकाशन किया था, संगीत का मतलब प्रसारण, संगीत प्रसारण किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कब, 1921 में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो आगे आपका आता है, जो इंडिया ने 1921 में, बाद में भारत में जो असली ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत मानी जाती है 1936 से। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इधर वाला देखना, 1936 से भारत में किसकी शुरुआत मानी जाती है, ऑल इंडिया। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो, AIR लिख दिया मैंने, की शुरुआत लिखो आप, की शुरुआत की यहाँ से हुई थी 1936 में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए इसी क्रम में आपने एक एफएम नाम सुना होगा, उसकी भी शुरुआत हुई थी, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, और 1993 में एफएम लिख दो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1993 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एफएम की शुरुआत हुई थी, और उससे पहले ये सब केंद्र सरकार के हाथों में हुआ करते थे। ये रेडियो वगैरह का जो रेगुलेटिंग करना होगा केंद्र सरकार के हाथ में था, लेकिन 1997 में केंद्र से ने इसको एक स्वायत्त संस्था है उसको दे दिया, उसका नाम था प्रसार भारती, ठीक है। तो लिख दो 1997 से समस्त चीजें प्रसार भारती के हाथ में आ गई थी, ठीक है। तो लिखो 1997 से आकाशवाणी प्लस दूरदर्शन प्रसार भारती के पास, आकाशवाणी प्लस दूरदर्शन ये किसके पास आ गई थी? प्रसार भारती के पास, पहले केंद्र के पास होती थी, प्रसार भारती के पास आ गई थी, ठीक है। ये आप लोग नोट करो। तीसरा जो आधुनिक माध्यम है वो है टेलीविजन, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूं इसको। देखिए अगला जो माध्यम है वो है अपने आप में टेलीविजन। टेलीविजन की जो शुरुआत होती है प्रायोगिक तौर पे यानी एज ए प्रैक्टिकल 1927 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्या है, कम्युनिकेशन यानी मास कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। 1927 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, सिर्फ प्रैक्टिकल। 1936 में बीबीसी ने भी शुरुआत कर दी थी, बीबीसी की द्वारा शुरू इसको, ठीक है। अब भारत में कब से शुरू हुआ था ये ध्यान रखना आपको, भारत में हुआ था 1959, और वो डेट थी 15 सितंबर, और बहुत हल्के लेवल पे इसको शुरू किया गया था, कुछ ही घंटे, मतलब आप मान के चलिए 200-250 लोग ही देख सकते थे, हफ्ते में 2 घंटे 1 घंटा प्रसारण होता था टीवी में। 15 सितंबर 1959 में भारत में शुरू हुआ था ये, ठीक है, टेलीविजन कार्यक्रम शुरू। और किसके माध्यम से हुआ था उस टाइम? यूनेस्को के माध्यम से। जबकि भारत में इसकी शुरुआत विधिवत रूप से जो हुई थी, यानी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ज़्यादा प्रसारण उसका जो हुआ था विधिवत रूप में, वो हुआ था अपने आप में कब? 15 अगस्त 1965 को। तो लिखो 15 अगस्त 1965 को भारत में इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी, विधिवत शुरुआत, प्रॉपर तरीके से इसको शुरू किया गया था। और 1976 तक ये क्या था अपने आप में, ये जो सब चीज़ें थी 1976 में आकाशवाणी के स्थान पे इसको दूरदर्शन नाम दिया गया, यानी आकाशवाणी का ही हिस्सा हुआ करती थी 76 तक। तो 1 अप्रैल 1976 से लिखो, 1 अप्रैल 1976 दूरदर्शन नाम दिया गया इसको, दूरदर्शन नाम भारत में, ठीक है, दूरदर्शन नाम से इसको संबोधित किया गया था। ये आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इसको लिखने के बाद सिनेमा। सिनेमा भी क्या है? आधुनिक जनसंचार का माध्यम है, ठीक है। तो इसको लिखो सिनेमा। सिनेमा आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट कोई नॉलेज वगैरह नहीं मिलेगी, इनडायरेक्टली इसको आपके साथ कम्युनिकेशन रहता है, यानी सीधे सूचना नहीं देगा, परोक्ष रूप से देगा। सिनेमा लिखो, परोक्ष सूचना यानी इनडायरेक्ट लिख देना, अप्रत्यक्ष सूचना, परोक्ष सूचना देता है। क्योंकि मूवी वगैरह आप लोग देखते हैं तो उसमें कई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। इनडायरेक्टली आपको 3 घंटे की मूवी है, कोई मैसेज आपको मिलता है तो इनडायरेक्टली आपको वहाँ से सूचना मिलती है। और जो सिनेमा की जो शुरुआत है वो जाता है श्रेय उसका थॉमस एडिसन को जाता है। और भारत में पहली जो मूक फिल्म बनी थी वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इसका श्रेय किसको जाता है? थॉमस एडिसन लिख दो, श्रेय किसको जाता है? थॉमस एडिसन को। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है भारत की पहली मूक फिल्म, यानी जिसमें खाली हाव भाव थे, भारत आवाज़ नहीं थी, ठीक है, इशारों वाली। भारत की पहली मूक फिल्म का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना अपने आप में, राजा हरिश्चंद्र। और वो मूक फिल्म कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये बहुत आता है पेपर में, राजा हरीश चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली क्या थी? अपने आप में मूक फिल्म थी, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये दादा साहब फाल्के जी ने निकाली थी, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम पे अपने आप में क्या दिया जाता है आप लोगों को पता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसके जो थे दादा साहेब फाल्के द्वारा, ठीक है। जबकि भारत में पहली बोलती हुई फिल्में लिखो, भारत की पहली बोलती यानी जिसमें साउंड भी थी, बोलती फिल्म, इसका नाम था आलम आरा। और ये जो प्रकाशित हुई थी ये हुई थी 1931 में। इसका सीधे क्या हुआ था? प्रसारण हुआ था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। और लास्ट आपका आता है जनसंचार का माध्यम, वो है इंटरनेट। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालिए, लास्ट 2 मिनट की वीडियो रही है बस, इंटरनेट, ठीक है।
इंटरनेट क्या है, आधुनिक जो माध्यम उसमें सबसे ज़्यादा नया है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट तो सबसे आधुनिक है इनमें, जितनी भी पढ़ाई मैंने उसमें सबसे आधुनिक आपका कौन सा है, इंटरनेट है, सबसे क्या है, आधुनिक है। क्योंकि इंटरनेट में सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है, इसमें आपको प्रिंट भी देखने को मिलेगा, जो आप प्रिंट मीडिया कह रहे हो, क्योंकि अखबार न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप इसके अंदर आप सुन भी सकते हो, यानी रेडियो का भी इसके अंदर प्रचार कर सकते हो, इसके आप देख भी सकते हो, यानी अपने आप में मीडिया, टीवी, किताब सब है, यानी टेलीविज़न भी इसके अंदर है, इसके अंदर मीडिया भी है, सब चीज़ें इसमें, ठीक है। और इसीलिए इसको एक बहुत मतलब नाम जाना जाता है इसको बोलते हैं अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी इंटरनेट जनसंचार का अंतर क्रियात्मक माध्यम है, इसको इंपोर्टेंट कर देना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा जनसंचार का माध्यम इन अंतर क्रियात्मक माध्यम है, अंतर क्रियात्मक माध्यम कौन सा होगा, इंटरनेट होगा। इसका मतलब क्या है, आप ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो इंटरनेट में मूक दर्शक की तरह, जैसे टीवी है कुछ नहीं कर सकते हो, देखो बैठे रहो, लेकिन इसमें आप रिएक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आप खुद के ब्लॉग बना सकते हो, कोई मैसेज छोड़ सकते हो, कई चीज़ें अपलोड कर सकते हो, कई चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो इंटरनेट क्या है, अपने आप में अंतर क्रियात्मक माध्यम है, क्योंकि आप इसमें मूक नहीं बैठ सकते, मूक नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, चाहे आप ब्लॉग बनाइए, चाहे आप में मतलब कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं उसको डाउनलोड कीजिए, कोई अपलोड कर दीजिए, कोई चैट कीजिए, सब इंटरनेट के माध्यम, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतर क्रियात्मक माध्यम। इसी के साथ आपका जनसंचार वाला टॉपिक क्या होता है, एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।